हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं निमोनिया। और सभी को पता है कि ये पीडिया के अकॉर्डिंग एंड मेडिसिन के अकॉर्डिंग डिजीज वाइज भी देखा जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे। निमोनिया निमोनिया पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लंग्स के बारे में जान लेते हैं कि सभी को पता है लंग्स एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ऑर्गन है जो कि जिसका मेन वर्क होता है कि ऑक्सीजन को ब्लड में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। राइट एंड लेफ्ट लंग होते हैं। राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, सुपीरियर, मीडियल एंड इंफीरियर। एंड लेफ्ट में क्योंकि हार्ट का प्लेस रहता है तो सिर्फ 2 लोब होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर। उसके बाद बात करते हैं एल्वोलाई, इसमें एक पार्ट होता है। ये छोटे छोटे एयर सैक्स बने हुए होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर, और जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। और ये बहुत ही थिन वॉल्ड होते हैं, बहुत पतली सी लेयर होती है जिससे जो इसकी गैसेस हैं वो आर पार जा सकती हैं। सल्फेक्टेंट नाम का एक लिक्विड पदार्थ मान सकते हो या कोई ऐसा लिक्विड मटेरियल होता है जो कि इसकी बेस को, एल्वोलाई के बेस को, सतह को ढक देता है जिससे कि ये कोलैप्स नहीं होते। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ब्रोंकियाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई क्या है? सबसे पहले जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ट्रैकिया, जो कि एक वाइट पाइप जैसी स्ट्रक्चर है, और सबसे पहले ट्रैकिया में जाती है एयर, एंड उसके बाद ट्रैकिया से ब्रोंकाई में, और उसके बाद छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में जाती है। ब्रोंक्यूल्स से का काम होता है वो एयर को जो है वो एल्वोलाई तक पहुंचाता है। उसके बाद इसकी ब्लड सप्लाई की बात कर लेते हैं। तो लंग में डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आता है, एंड फिर ये ब्लड एल्वोलाई में ऑक्सीजन से भर जाता है और फिर धीरे धीरे पोर्टल वेन के थ्रू ये हार्ट में वापस चला जाता है। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक, निमोनिया। क्या है निमोनिया? तो निमोनिया एक तरह का इन्फेक्शन है लंग का, जो कि मेनली एल्वोलाई को या जो एयर सैक्स हैं उनको प्रभावित करता है, जिससे उसमें क्या होता है, अफेक्ट करता है, जिससे उसमें क्या होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और पस भर जाता है। ठीक है। ठीक है। एल्वोलाई जो होती हैं वो फिल हो जाती हैं पस से या फ्लूइड से, और जिससे कि क्या, कफ आती है, फीवर हो जाता है और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हम फील करते हैं। एटियोलॉजी में जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? जैसे बैक्टीरियल जो निमोनिया होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इसका मोस्ट कॉमन कॉज है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। वायरल निमोनिया जो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, कोरोना वायरस की वजह से होता है, आरएसवी वायरस की वजह से हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो हिस्टोप्लाज्मिक प्लाज्मोसिस की वजह से हो सकता है, और न्यूमोसिस्टिड जीरोविस की वजह से हो सकता है। ये मेनली जो फंगल निमोनिया होता है ये इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पीपल जो होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी प्रॉपर वर्क नहीं करती, HIV और कैंसर डिजीजेज जिनको होती है उनमें मेनली होता है। और इसके अदर कॉजेज जो हैं वो एस्पिरेशन निमोनिया होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड पैथोजेंस की वजह से होता है, जिसके बारे में हम टाइप्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं एक बार टाइप्स की। ठीक है। बहुत सारे टाइप्स हैं, तो इधर उधर उल्टा सीधा पढ़ने से अच्छा है टाइप्स हम शुरू करते हैं, किस किस के अकॉर्डिंग क्या क्या डिविजन्स है। ठीक है। तो पहला हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लेस। ठीक है। सबसे पहला है CAP। क्या है CAP? कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। ठीक है। घर में या कम्युनिटी में किसी भी जगह पर रहने की वजह से जो निमोनिया डेवलप होता है उसको CAP बोलते हैं। डेली एनवायरनमेंट में होने वाला निमोनिया है, इन्फेक्शन है, कॉमन जर्म से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से हो सकता है, हीमो इन्फ्लुएंजा वायरस से हो सकता है। सिम्टम्स में फीवर रहेगा और कफ रह सकता है, येलो एंड ग्रीनिश स्पुटम आ सकता है, बलगम जो होता है, और ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी फील कर सकता है पेशेंट। उसके बाद अगला आता है HAP, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, जो कि कई बार होता है पेशेंट एडमिट हुआ, पेशेंट एडमिट होने के 48 आवर्स के अंदर अंदर निमोनिया डेवलप हो जाता है।
ये थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होता है CAP से, और क्योंकि ये जो जर्म्स होते हैं वो कई बार रजिस्ट होते हैं। स्यूडोमोनाज जैसे जो जर्म्स हैं उनकी वजह से ही फैलता है। उसके बाद अगला आता है VAP। VAP क्या है? वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। पेशेंट एडमिट हुआ, पेशेंट एडमिट होने के बाद वेंटिलेटर पे गया, 48 to 72 आवर्स के बाद में ये निमोनिया डेवलप हो जाता है। ये भी बहुत सीरियस कंडीशन में होता है और बहुत मुश्किल होता है इसको ट्रीट करना। तो एक टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप देखते हैं, पैथोफिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो ऊपर भी मैंने टाइप्स में बताया, एस्पिरेशन निमोनिया होता है। एस्पिरेशन निमोनिया क्या है? पेशेंट कुछ खा रहा था या खांसी आ गई या वॉमिटिंग आ गई, तो उसमें उनका कोई भी जो फूड पार्टिकल है या वॉमिटिंग के टाइम पे जो निकल रहा था वो उनके लंग्स में चला गया, तो इसकी वजह से निमोनिया डेवलप हो जाता है। ये मोस्टली स्ट्रोक के, अनकॉन्शियस पेशेंट या जो बेड पे पेशेंट हैं, खुद खा नहीं सकते, पैरालिसिस के पेशेंट हैं, उन सब में हो सकता है। और ये जर्म्स जो है एनारोबिक बैक्टीरियाज की वजह से होता है। एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है, एटिपिकल निमोनिया इसका सेकंड टाइप है। ये इसमें कॉमनली सिम्टम्स आपको नहीं दिखेंगे, मतलब फीवर हो सकता है, कफ नहीं मिलेगा, बलगम नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा निमोनी और क्लाइमेडिया। ऑफनली ये माइल्ड होता है बट स्लोली प्रोग्रेस करता है, मतलब धीरे धीरे करके बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एनाटॉमिकल पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या है निमोनिया के टाइप। तो पहला आता है लोबर निमोनिया। लोबर से समझ रहे हो, लोब जो हमने ऊपर पढ़े, तो ये किसी भी एक पर्टिकुलर लोब को अफेक्ट करेगा, सडनली होगा और पुरुलेंट स्पुटम निकलेगा, पस जैसा स्पुटम निकलेगा, शार्प चेस्ट पेन होगा। कॉमनली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से ही डेवलप होता है ये। उसके बाद सेकंड टाइप आता है ब्रोंकोनिमोनिया। ब्रोंकोनिमोनिया क्या है? छोटे छोटे पैचेस बन जाते हैं इन्फेक्शन के मल्टीपल लंग एरिया में। ठीक है, और एल्डरली होता है, एल्डर पेशेंट्स में होता है और चिल्ड्रंस में ज्यादा होता है। इरेगुलरली पैटर्न मिलता है चेस्ट एक्सरेज में। उसके बाद फोर्थ बात करते हैं कॉजेटिव फैक्टर के अकॉर्डिंग। कॉजेटिव फैक्टर के अकॉर्डिंग बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, पैरासाइटिक है। ठीक है, तो जो बैक्टीरियल निमोनिया है वो सडनली होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, इसमें भी पुरुलेंट स्पुटम मिलेगा, पस जैसा स्पुटम मिलेगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से, क्लेब्सिला की वजह से मिलता है। वायरल निमोनिया जो होता है माइल्ड होता है, ड्राई कफ मिलता है, फैटिक जैसा रहेगा। और जैसे वायरल फीवर में सिम्टम्स आते हैं ऐसे सिम्टम्स आएंगे। और इन्फ्लुएंजा वायरस, कोविड-19 वायरस, ऐसे इनकी वजह से होगा। फंगल जो होता है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट की वजह से होता है, HIV, कैंसर पेशेंट, इनकी वजह से होगा। और इसमें एस्परजिलस और हिस्टोप्लाज्मा की वजह से ये डेवलप करता है। पैरासाइटिक जो होता है वो रेयर होता है, ट्रॉपिकल रीजन्स में देखा जाता है स्पेसिफिक, और टॉक्सोप्लाज्मा और स्ट्रॉन्ग ग्लाइकोसाइड्स की वजह से मिलता है। उसके बाद इम्यून स्टेटस पेशेंट की वजह से, मतलब कैसा इम्यूनिटी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग। तो एक टिपिकल निमोनिया होता है जो इम्यूनो कंपोनेंट पेशेंट होता है, मतलब जिनकी इम्यूनिटी ठीक ठाक वर्क कर रही है। हेल्दी लोगों में होता है, सिम्टम्स क्लियर एंड रैपिड होते हैं। उसके बाद होता है अपॉर्चुनिस्ट, मतलब जो अपॉर्चुनिटी जैसे ही मिलेगी तो हो जाएगा। तो इम्यूनो कंप्रोमाइज जो पेशेंट होंगे उनमें जल्दी हो जाएगा। HIV, कीमोथेरेपी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट चल रहा है किसी का, उन सब में अगर है तो उनको जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई हमारे टाइप्स की। आई होप सबको समझ आया होगा। उसके बाद अगली बात करते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी कैसे कैसे बढ़ता है। डिजीज हो गई, टाइप्स पढ़ लिए, अब उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी कैसे कैसे वर्क करेगा। तो फर्स्ट स्टेज जो आती है पैथोफिजियोलॉजी में वो आती है कंजेशन। ठीक है, स्टार्टिंग के 24 आवर में जो कंडीशन रहेगी, क्या होगा इसमें? पैथोजेंस एंटर कर गए और इनिशियल रेस्पॉन्स कर रहे हैं, एल्वोलाई में अटैक किया है उन्होंने। तो एल्वोलर कैपिलरीज जो होती हैं, ठीक है, वहां की जो कैपिलरी होती हैं वो इंगोज हो जाती है, मतलब भरने लग जाती है। क्या भरता है उनमें? प्रोटीन रिच फ्लूइड भर जाएगा। जो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट कर रहा है वो एक्युमुलेट हो जाएगा, भर जाएगा, मतलब इकट्ठा हो जाएगा एल्वोलाई। ठीक है, उससे क्या होगा? वो चीज कहीं भरेगी तो क्या होगा? हेवीनेस हो जाएगी और वो बॉगी हो जाएंगे। बॉगी मतलब ऐसा लगेगा भारीपन हो गया। ठीक है, और रेड हो जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद अगला आता है, इसमें क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे, माइल्ड फीवर मिलेगा, मैलेज मिलेगा, थकान मिलेगी, कफ मिलेगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है कि रेड हेपेटाइजेशन स्टेज। हेपेटाइजेशन क्या होता है? हेपेटाइजेशन मतलब होता है हिपैटिक, हिपैटिक होता है लिवर, ठीक है। तो रेड हेपेटाइजेशन का मतलब है कि वो रेड कलर का हो गया और लंग जो है वो लिवर जैसा दिखने लगेगा, ठीक है, लिवर जैसा दिखने लगेगा। उससे क्या होगा, एक तो उसका कलर चेंज हो गया है, दूसरा मैसिव इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा न्यूट्रोफिल का, मतलब न्यूट्रोफिल वहां पे बहुत जमा हो रहे हैं और उनका फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, वो इकट्ठे होते जा रहे हैं, ठीक है, आरबीसी इकट्ठी होती जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद फाइब्रिन्स, आरबीसीज, बैक्टीरिया, इन सब से एल्वोलाई फुल हो जाएगी और कंसोलिडेशन हो जाएगा, मतलब हार्ड हो जाएगी वो चीज, ठीक। और वो हार्ड होने के साथ में रेड तो दिख ही रहे थे, ठीक है। इसमें क्या क्या फीचर आएंगे, हाई ग्रेड फीवर होगा और चेस्ट पेन मिलेगा, प्रोडक्टिव कफ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है ग्रे हेपेटाइजेशन। ये जो स्टेज आएगी, पहली स्टेज थी 24 आवर के अंदर, सेकंड स्टेज थी सेकंड से थर्ड डे के बीच में, उसके बाद थर्ड स्टेज आ गई ग्रे हेपेटाइजेशन स्टेज, इस फोर्थ से सिक्स्थ डे के बीच में मोस्टली मिलती है। इसमें क्या होगा, आरबीसीज का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रोफिल और फाइब्रिन्स अंदर रहेंगे और एल्वोलाई जो है वो डेड सेल्स और फाइब्रिन से भरी हुई रहेगी, ठीक है। और अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, पहले वो रेड थे, अब लंग्स जो है वो ग्रे होने लगेंगे और ड्राई हो जाएंगे, ठीक है। जब किसी कोई वुंड होता है तो वो क्या होता है, जब वो सूखने लगता है तो कैसा होता है, एकदम ड्राई हो जाता है और कैसा हो जाता है, जैसे ग्रे कलर का हो जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको ग्रे हेपेटाइजेशन का है। और इम्यून सिस्टम जो है वो शुरू कर देगा अपना काम, और जो भी वहां पर इकट्ठा है, जो भी डर्बिस वहां पर इकट्ठी हुई है, जो डेड सेल्स वहां पर पड़ी हुई हैं, उनको क्लीन करने का काम शुरू करेगा। तो ये हीलिंग में फर्स्ट स्टेज आप मान सकते, ठीक है। इसमें सिम्टम्स आएंगे, फैटिक होगा, थकान ज्यादा लगेगी और डल परकशन मिलेगा। परकशन क्या होता है, जब हम किसी चीज को, किसी हॉलो स्ट्रक्चर को ऐसे थपथपाते हैं, मानो पेट में हवा भरी हुई है, उसको हम ऐसे थपथपाते हैं तो कैसी आवाज आती है, ऐसा लगता है जैसे कि कुछ भरा हुआ है, खाली सी जगह में ठप 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 कर रहे हैं तो एक अलग साउंड प्रोड्यूस होती है। और किसी भरी हुई जगह पे अगर हम कुछ ऐसे परकशन करते हैं, बजा के देखते हैं, तो वो ऐसे आएगा जैसे भरा हुआ है, दबी हुई सी साउंड आएगी, इतनी क्लियर साउंड नहीं आएगी और क्रेपिटेशन मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद अगला आता है, फोर्थ स्टेज आएगी रिजोल्यूशन स्टेज। रिजोल्यूशन स्टेज क्या है, इसमें जो हमारे मैक्रोफेजेस हैं वो डर्बिस को डाइजेस्ट करने लगते हैं, हटाने लगते हैं, ठीक है। और जितना भी वो जितनी भी सेल्स वगैरह जो डेड सेल्स थी उनको हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू उस पूरे जो भी भरा हुआ था उस सबको धीरे धीरे निकालने लगते हैं और लंग का जो आर्किटेक्चर है वो पूरा दोबारा से रीस्टोर होने लगता है और ये धीरे धीरे रिकवरी होने लगती है। अब इसमें रिकवरी में कई बार तो फुल रिकवरी हो जाती है, कई बार क्या होता है स्कारिंग रह जाती है। जैसे कई बार होता है गहरा घाव है, चोट लगी, हल्का घाव हुआ तो चोट लगी तो वो पूरा भर जाएगा और धीरे धीरे वो मार्क भी चला जाएगा, लेकिन अगर कोई गहरा घाव है तो उसका हमेशा एक मार्क रह जाता है। तो ये स्कारिंग कई बार लंग्स पर भी रह जाती है, ठीक है। अब इसका एक निमोनिक है सीआरजीआर। सीआरजीआर क्या है, कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन एंड देन रिजोल्यूशन, ठीक है। ये पूरी पैथोफिजियोलॉजी हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं, पैथोफिजियोलॉजी हम समझ गए, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो सिम्टम्स देख लेते हैं। क्लिनिकल फीचर आते हैं, कफ होगा, प्रोडक्टिव कफ मिलेगा, फीवर मिलेगा, चिल्स होंगे, ठंड लगेगी और चेस्ट पेन होगा पेशेंट को, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मिलेगी, फैटिग होगा, साइनोसिस हो जाएगी, ब्लूइश लिप्स जो है उसके ब्लू हो जाएंगे और साइंस मिलेंगे। चेस्ट एग्जामिन करेंगे तो क्या होगा, ब्रीज साउंड मिलेगी, ब्रोंकल ब्रीज साउंड्स मिलेंगे, क्रेपिटेशन मिलेंगे और डलनेस मिलेगी परकशन में, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे। चेस्ट एक्सरे में क्या मिलेगा, कंसोलिडेशन, हमने पहले भी पढ़ा, ठीक है, कंसोलिडेशन मिलेगा। सीबीसी कराएंगे, स्पुटम ब्लड कल्चर, सीआरपी, प्रोकैल्सिटोनिन, पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करेंगे, आरटीपीसीआर कराएंगे,
ठीक है, इन सारी चीज़ों से हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में जैसा जिस टाइप का इन्फेक्शन है, जैसे हमने पढ़ा कि बैक्टीरियल निमोनिया होता है तो उसमें हम एंटीबायोटिक देंगे। ठीक है, हमने पढ़ा CAP, ठीक, कम्युनिटी एसोसिएटेड जो निमोनिया है उसमें एमॉक्सिसिलिन एजिथ्रोमाइसिन का अच्छा रोल है। HAP-VAP में पिप्रसिलिन, टेजोबैक्टम, मेरोपेनम हाई ग्रेड एंटीबायोटिक में की साइड जाएंगे। एटिपिकल में डॉक्सीसाइक्लिन इसकी तरफ जा सकते हैं, मैक्रोलाइड्स की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एंटी फंगल में एंटी फंगल यूज करेंगे फंगल निमोनिया के लिए। उसके बाद सपोर्टिव केयर भी देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, माइल्ड IV फ्लूइड्स देंगे, नेबुलाइजेशन कराएंगे, एंटीपायरेटिक देंगे, अगर फीवर है तो सिम्टोमेटिकली ट्रीट करेंगे। और अगर सीवियरिटी में सारी चीजें आ रही हैं तो पेशेंट को ICU शिफ्ट करके वहां पर उसे केयर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं प्रिवेंशन। तो इसके वैक्सीनेशन आते हैं, न्यूमोनोकोकल वैक्सीन आते हैं, PCV13 एंड PPSV23, और एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आते हैं, फ्लू वैक्सीन बोलते हैं, वो लगवा सकते हैं। कोविड वैक्सीन सभी ने लगवाई ही होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद निमोनिया आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। बताइएगा कैसा लगा, और इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं तो। ओके, थैंक यू।